तो लास्ट 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने चेन रिएक्शन में थोड़ी बात की है। हमने देखा था कि भाई कैसे रदरफोर्ड से खुंदा खा के लियो सलाड ने चेन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट वो निकाला था। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई चेन रिएक्शन का जो आइडिया है वो पेपर पे बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको अगर आपको सच में इंप्लीमेंट करना हो, फॉर एग्जाम्पल रिएक्टर में, तो बहुत मुश्किल काम है चेन रिएक्शन। तो अब में से काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि मेरे को कॉन्टैक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो आजकल मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो रहा हूँ, आप मेरे को मैसेज कीजिए प्लीज़, वहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा चैलेंज हमने लास्ट वीडियो में देखा था चेन रिएक्शन के लिए, वो ये कि भाई यूरेनियम 235 जो आपको चाहिए चेन रिएक्शन के लिए वो नेचर में बहुत कम मात्रा में मिलता है, खाली 0.7% मिलता है। मोस्टली यूरेनियम 238 है जिससे चेन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जितनी मात्रा में आपको यूरेनियम 235 चाहिए चेन रिएक्शन के लिए वो निकालना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और हमने एक और चैलेंज की बात की थी कि भाई जो फिशन में जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन फिशन अगर आपको उन न्यूट्रॉन से फिशन करने का तो उनको आपको स्लो करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे मटेरियल्स की ज़रूरत है जो स्लो कर सकें। उन मटेरियल्स को मॉडरेटर बोलते हैं। हमने मॉडरेटर का कॉन्सेप्ट देखा था, जैसे वाटर हो गया, पानी हो गया। हमने देखा था कि भाई पानी को क्यों यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो से पहले जो 2 वीडियोस हैं इन 2 वीडियोस को देखिए। इन 2 वीडियोस में आपको लियो सलाड का सनकपन दिखेगा और आप देखेंगे कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से अलग करने के लिए। तो हम देखेंगे कि कैसे आप न्यूक्लियर फिशन और चेन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली पैदा करने के लिए। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बड़े एक कॉम्प्लिकेटेड प्राणी है, बनाना आसान नहीं होता, सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा, मॉडर्न डे वंडर्स हैं, अजूबे हैं आज के हमारे। लेकिन काम ये बड़ा ही मामूली करते हैं। काम ये पानी गर्म करने वाली केटली का करते हैं। ये बहुत बड़ी केटली है लेकिन पानी गर्म करने वाली केटली का काम ही करते हैं लोग। फिशन को यूज़ करके आप पानी को उबालते हो, गर्म करते हो, उसमें जो स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, उससे आप टरबाइन चलाते हो, टरबाइन से आप बिजली पैदा करते हो। बस यही काम हो रहा है यहाँ पे। अगर आप देखो आपके पास बहुत ज़्यादा और तरीके हैं जिससे आप बिजली पैदा कर सकते हो, लेकिन 2 रीजंस हैं न्यूक्लियर रिएक्टर उन सब तरीकों से अलग है। और पहला रीजन ये कि भाई जो एनर्जी पैदा होती है यहाँ पे वो दिमाग खराब करने वाली एनर्जी पैदा होती है। थोड़े से यूरेनियम से छप्पड़ फाड़ के एनर्जी मिलती है आपको। इस प्लेलिस्ट में हमने बाबा जी का बल्ब देखा था, इससे आप बाबा जी का बल्ब जगा सकते हो। और दूसरा पोल्यूशन बहुत कम होता है, पोल्यूशन होता ही नहीं है ऑलमोस्ट। कोयले वोले के जलाने से आप दुनिया भर के कार्बन के कंपाउंड एनवायरमेंट में फेंक रहे हो, गंदा कर रहे हो। यहाँ पे लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है आपकी, तो प्लैनेट के लिए अच्छी है। तब 2021 में अराउंड 10% के लगभग जो बिजली पैदा हो रही है दुनिया में वो न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए पैदा हो रही है। मेरे हिसाब से ये नंबर बढ़ना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन हमारी एनर्जी की डिमांड जो है वो ज़्यादा ही हो रही है, कम नहीं होगी। अगर अपने को प्लैनेट को बचाने का तो ये नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो हम न्यूक्लियर रिएक्टर का डिज़ाइन देखने से पहले ये देख लेते हैं कि भाई जो फ्यूल यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो किस तरह का फ्यूल होता है और कैसे यूज़ करते हैं उसको। तो टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्टर में ऑब्वियसली आप यूरेनियम यूज़ कर रहे हो, लेकिन यूरेनियम ऑक्साइड UO2 यूरेनियम ऑक्साइड उसकी फॉर्म में यूज़ किया जाता है और उसकी छोटी छोटी पैलेट्स बनाई जाती है, बुलेट छोटी छोटी बुलेट्स बनाई जाती हैं और उन बुलेट्स को लंबी लंबी मेटल की ट्यूब्स में डाला जाता है और बहुत ज़्यादा से ट्यूब्स को जोड़ा जाता है और वो बनता है आपका रिएक्टर का जो कोर फ्यूल है। थोड़ी देर में देखेंगे कि भाई ऐसा अरेंजमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, लेकिन वो होता है आपका कोर रिएक्टर का। तो अब आते हैं वापस रिएक्टर्स पे और उनके डिज़ाइन पे। तब दुनिया में आपको अलग अलग किस्म के रिएक्टर्स मिल जाएंगे, अलग अलग डिज़ाइन वाले रिएक्टर मिल जाएंगे, लेकिन दो सबसे कॉमन डिज़ाइन हैं रिएक्टर के, एक है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, दूसरा है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। इन दोनों में से भी ये जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट 75% रिएक्टर दुनिया के जो है वो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है। इस रिएक्टर के इसके ऊपर काफ़ी फायदे हैं जिनको हम थोड़ी देर में देखेंगे। और आज हम ये वाला रिएक्टर जो है इसको देखने वाले हैं, इसके डिज़ाइन को देखेंगे आज हम। तो जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स हैं इनका डिज़ाइन बड़ा सिंपल सा है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन आप किस किताब से पढ़ रही हो, कैसी डायग्राम्स है, वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको यहाँ पे। इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो सबसे बड़ी खूबी है इन रिएक्टर्स की वो आपको बताता हूँ। अगर आपको वो याद है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब सबसे बड़ी खूबी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की है कि इसमें पानी जो है वो तीन अलग अलग क्लोज लूप्स में बहता है। 3 लूप्स हैं जो क्लोज्ड हैं जिसमें पानी बहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई तीनों लूप्स में जो पानी है वो मिक्स नहीं करता एक दूसरे के साथ। तीनों लूप में अलग अलग पानी बह रहा है, वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं कर रहा, लेकिन तीनों लूप्स में हीट एक्सचेंज होती है और उस हीट एक्सचेंज से पानी गर्म होगा और बिजली पैदा होगी, जैसे हम देखेंगे। तो अब अगर आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं तो आपको प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर को भी परेशान नहीं करेगा। 3 अलग अलग लूप्स हैं जिसमें अलग अलग पानी बह रहा है जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करता, लेकिन इन तीनों लूप्स में हीट एक्सचेंज हो रहा है, हीट का अदला बदली हो रहा है।
और इस डिज़ाइन को क्लोज्ड सिस्टम डिज़ाइन बोलते हैं, जिसको भी हम देखेंगे। तो एक बहुत हाई लेवल पे प्रेशराइज वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर की ये डायग्राम है। जैसे हमने बोला कि 3 लूप्स हैं, 3 लूप हैं इसमें। पहला लूप लाइट ब्लू वाला ये लूप, दूसरा लूप ये पर्पल वाला, तीसरा डार्क ब्लू। 3 लूप है हमारे पास। जैसे हमने बोला था कि भाई तीनों लूप जो हैं इनमें पानी, इन तीनों लूप में पानी बह रहा है, लेकिन पानी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता, जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। लेकिन सिंस ये लूप इस लूप के अंदर है और ये वाला लूप इस लूप के अंदर है, तो हीट एक्सचेंज तीनों वाटर्स में हीट एक्सचेंज होगा। तो ऐसे राम लखन में राखी के 2 अनमोल रत्न थे ना, एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था लखन। तो यहाँ की जो राखी है उसमें तीन उसके पास अनमोल रत्न है। तीनों दूसरे के घर नहीं जाते हैं लेकिन फोन उन पे बात होती है, कॉन्टैक्ट में रहते हैं, टच में रहते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 अनमोल रत्न बोला, 3 लूप्स बोला। काफ़ी बार किताबों में आपको खाली यही 2 लूप दिखाए जाएंगे। इसको प्राइमरी लूप बोलते हैं, काफ़ी बार इसको सेकेंडरी लूप बोलते हैं, वो भी सही है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप इसको 3 लूप लेके समझो तो समझना काफ़ी आसान होता है, काफ़ी इंट्यूटिव होता है। तो अब हर एक लूप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो बात करते हैं पहले लूप की। पहला लूप हमारे जो लाइट ब्लू वाला लूप जो है, ये आपका कोर लूप है। इसमें फिशन होने वाली है। ये आपका हार्ट है, दिल है न्यूक्लियर रिएक्टर का। ये कोर में आपका जो फ्यूल है, जो हमने बोला था वो ट्यूब्स, मेटल ट्यूब जिसके अंदर आपने गोलियां डाली हुई यूरेनियम ऑक्साइड की, तो वो होगा यहाँ पे। उसके इर्द गिर्द पानी होगा। तो फिशन होगा इसमें। फिशन के कारण हीट पैदा होगी। हीट से ये पानी गर्म होगा और ये गर्म पानी जाएगा दूसरे लूप में, स्टीम जनरेटर में। स्टीम जनरेटर में पानी होगा, तो ये पाइप्स में से जब गर्म पानी जा रहा है तो वो इस पानी को गर्म करेगा, इसको स्टीम बनाएगा और ये स्टीम जाके टरबाइन चलाएगी आपकी। सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करना लूप 1 में ये कि भाई यहाँ पे जो पानी होने वाला है वो बहुत हाई प्रेशर पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर पानी का बहुत ज़्यादा होने वाला है। बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है यहाँ पे, अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस टाइप टेम्परेचर जा सकता है। उसमें तो पानी फटक से बॉयल हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि यहाँ पे पानी बॉयल ना हो, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। अराउंड 150 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है यहाँ पे, और वहीं से आता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। क्योंकि पानी यहाँ पे जो है वो बहुत हाई प्रेशर पे होगा, ताकि पानी यहाँ पे बॉयल ना करे। और इतना हाई प्रेशर आप एक प्रेशराइजर के थ्रू मेंटेन करोगे। यहाँ पे हमने दिखाया नहीं है, लेकिन लूप 1 में आपके पास एक प्रेशराइजर रहेगा जो इतना ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करेगा, ताकि पानी जो है लूप 1 में वो लिक्विड ही रहे, बॉयल ना करे। तो एक और बात लूप 1 या फिर प्राइमरी लूप में नोट करने वाली है कि यहाँ पे जो पानी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वाटर यूज़ कर रहे हैं, वो एज ए मॉडरेटर एक्ट करता है। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा था कि भाई मॉडरेटर क्या होता है, क्यों चाहिए अपने को, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़, जो भी मटेरियल मॉडरेटर यूज़ करें उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। आपको देखना चाहिए उस वीडियो को प्लीज़। मोटे तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भाई जो फिशन में न्यूट्रॉन पैदा होता है उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, अराउंड 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर आपको उन्हीं न्यूट्रॉन को यूज़ करने का और फिशन पैदा करने के लिए, तो आपको उनकी स्पीड बहुत कम करनी पड़ती है, अराउंड 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उतनी एनर्जी कम करनी पड़ती है। उसको कम करने के लिए आपको मटेरियल चाहिए जिनके साथ वो टकराएं और उनकी स्पीड आहिस्ता हो, और वहीं पे ये मॉडरेटर काम आता है, वाटर। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्राइमरी लूप में समझने वाला है कि हमने आपको ये जो कोर है इसमें फ्यूल कैसे होता है वो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई आपके पास मेटल की ट्यूब्स होती हैं जिसके बीच में आपने यूरेनियम ऑक्साइड की पैलेट्स, बुलेट टाइप डाली होती हैं, और उन ट्यूब्स को आपने मॉडरेटर में पानी में डुबोया होता है। रीज़न उसका ये है कि भाई जब फिशन होगा, न्यूट्रॉन निकलेंगे बाहर, एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगा, मॉडरेटर में घुसेंगे, वो एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगा और टहलता वहलता कोई एक न्यूट्रॉन दोबारा से वापस जाके फ्यूल पे हिट करेगा फिशन के लिए। तो इस अरेंजमेंट से उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो अब आपके पास जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं फिशन में, वो वापस जाके और फिशन ना करें, मतलब आपके जो न्यूट्रॉन है वो थोड़े वेस्ट हो जा रहे हैं, ज़ाया जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन लीकेज प्रॉब्लम। जो हमारा ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट है फ्यूल का, उससे न्यूट्रॉन लीकेज प्रॉब्लम कम हो जाती है। बिल्कुल खत्म तो होती नहीं है, न्यूट्रॉन फिर भी लीक होंगे, लेकिन उससे काफ़ी हद तक कम होती है। तब लूप नंबर 2 की बात करते हैं, या फिर सेकेंडरी लूप की बात करते हैं। सेकेंडरी लूप में आपके पास ये पर्पल वाला लूप है। इसमें आपके पास स्टीम जनरेटर, जिसमें आपके पास पानी है। नोट करने वाली बात, लो प्रेशर पे पानी है। अब सिंस आप इस लो प्रेशर के पानी में से एक पाइप, लूप 1 की पाइप गुजरी जिसमें हॉट वाटर है, तो ये गर्म होगा। सिंस प्रेशर लो है, ये बॉयल हो जाएगा, स्टीम बन जाएगा। स्टीम जाके टरबाइन चलाएगा और जो बिजली पैदा करेगा। वही मकसद था आपका, बिजली पैदा करना, टरबाइन को चलाना। नोट करने वाली बात यह है कि भाई इस लूप का पानी और इस लूप का पानी टच में नहीं आती है, लेकिन उनमें हीट एक्सचेंज हो रहा है, राइट। टरबाइन चलाने के बाद जो पानी है वो यहां कंडेंसर में आएगा। यहां पे इसका उल्टा हो रहा है, यहां पे इस पानी को ये वाला पानी गर्म कर रहा था, यहां पे इस पानी को कंडेंसर वाला जो पानी है वो ठंडा करेगा। ठंडा करके कोल्ड वाटर वापस स्टीम जनरेटर में चला जाएगा। तो स्टीम जनरेटर अपना काम कर दिया,
पानी बॉयल हुआ, उससे स्टीम बनी, स्टीम ने जाकर टरबाइन चलाया, टरबाइन से आपने बिजली पैदा की। तो ये थी दूसरे अनमोल रत्न की कहानी। अब तीसरे अनमोल रत्न की बात करते हैं। तो अब लूप नंबर 3 की बात करते हैं, तीसरे लूप की बात करते हैं। तो ये लूप जो है हमारे पास, ये डार्क ब्लू वाला लूप है। इसका काम बस इतना ही है कि भाई यहाँ पे जो पानी है उसको ठंडा करने का। जैसे इस लूप में गर्म पानी बह रहा था, ये कूलिंग टावर के नीचे ठंडा पानी लेके आओगे आप, और यहाँ पे जो पानी है उसको ठंडा करोगे। अगर नोट करने वाली बात है कि भाई यहाँ की तरह यहाँ पर भी इस पानी, ये वाला पानी और ये वाला पानी जो है मिक्स नहीं होता, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, लेकिन हीट एक्सचेंज दोनों में होता है। तो ये था हाई लेवल पे प्रेशराइज्ड वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर। जैसे देख सकते हैं कि भाई प्रिंसिपल बड़ा सेम है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई बहुत बड़ी केटली है, पानी को गर्म कर रहे हो, स्टीम बना रहे हो, उससे टरबाइन चला रहे हो, सिंपल ये बात हो रही है। तो प्रिंसिपल जैसे देख सकते हैं कि बड़ा सिंपल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात एक न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए होती है सेफ्टी की, सुरक्षा की। और दो इंपॉर्टेंट रीजन है उसके। पहला ये कि भाई जो एनर्जी यहाँ पे पैदा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है और बड़ी जल्दी एनर्जी पैदा होती है। अगर आप फ्यूशन को और चेन रिएक्शन को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो सेकंड्स में तबाही मच सकती है। चेरनोबिल जो न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सीडेंट हुआ था यूएसएसआर में, यूक्रेन में जो रिएक्टर था, सेकंड्स के अंदर रिएक्शन हाथ से बाहर निकल गई थी और एक्सप्लोजन, धमाका हुआ था। और दूसरी बात है कि भाई फिशन में जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल निकल रहा है। तो आप नहीं चाहते कि भाई धमाके शमाके में वो मटेरियल इन्वायरमेंट में आ जाए किसी तरह से। आप चाहोगे कि भाई वो अंदर रिएक्टर के अंदर ही किसी तरह से रहे वो। तो इसलिए सेफ्टी जो है, सुरक्षा एक न्यूक्लियर रिएक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भी क्या करते हैं हम लोग, जल्दी से जो न्यूक्लियर रिएक्टर में सेफ्टी के फीचर्स होते हैं, सुरक्षा के जो इंतजाम होते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि भाई सेफ्टी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स होते हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट वन जो मोटे मोटे 2-4 जो फीचर्स हैं उनको देखते हैं। तो पहला सेफ्टी फीचर होता है कि भाई जो आपका रिएक्टर का कोर है वहाँ पे आप एक कूलेंट यूज़ करो। कूलेंट मतलब जो ठंडा करेगा, जहाँ पे एनर्जी हीट पैदा हो रही है वो थोड़ी एनर्जी को बाहर लेके जाएगा। और आपका वाटर है, यहाँ पे पानी है जो एनर्जी को बाहर लेके जा रहा है, तो अपना काम तो किया जा रहा है। तो वाटर हमने देखा था कि भाई यहाँ पे मॉडरेटर एक्ट करता है, न्यूट्रॉन को स्लो करता है ताकि फिशन चालू हो, लेकिन ये कूलेंट का काम भी करता है। यहाँ पे एक तरीके से तो एनर्जी बाहर लेके जा रहा है ये, एक और तरीके से कूलेंट एक्ट करता है अगर फॉर एग्जाम्पल अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर अंदर स्टीम बन जा रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं बने, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, स्टीम बन रहा है अंदर, तो क्या होगा, मॉडरेटर कम हो रहा है। मॉडरेटर कम होगा तो आपका जो फिशन है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा। तो वाटर जो है यहाँ पे ऐसे कूलेंट भी एक्ट करता है और मॉडरेटर भी एक्ट करता है। और कूलेंट का होना ये एक सेफ्टी फीचर है ताकि जो फिशन है, चेन रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर ना निकल जाए। तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में जैसे हमने भी देखा कि भाई वाटर जो आपका ऑर्डिनरी पानी है उसको आप यूज़ करते हैं एज ए कूलेंट। किसी और तरह के रिएक्टर में आप कुछ और कूलेंट यूज़ कर सकते हो, लेकिन कूलेंट आपको हर रिएक्टर में मिलेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर होता है इन कंट्रोल लॉट्स का आपके रिएक्टर में होना। ये ऐसे मटेरियल से बनी हुई होती हैं जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकें। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन हो गया, कैडमियम हो गया। जब आपको रिएक्शन को स्लो करने के आप इन कंट्रोल लॉट्स को डिप कर दो आपके कोर में, फिर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब होना चालू कर देंगे। मतलब आप न्यूट्रॉन को रिएक्शन से बाहर लेके जा रहे हो। अगर कम न्यूट्रॉन है आपके पास तो फिशन जो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, चेन रिएक्शन स्लो हो जाएगा, और वही आप चाहते हो। तो यहाँ पर तो बड़ी आसानी से बोलने के भाई कंट्रोल लॉट्स को डिप कर दो, बाहर निकाल दो, न्यूट्रॉन का नंबर जो है कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी तेज़ होता है और आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। चेरनोबिल फॉर एग्जाम्पल जो एक्सीडेंट हुआ था यूक्रेन में, जिसकी हमने बात की थी स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा रीजन थे उस एक्सीडेंट के। ह्यूमन एरर्स थे उसमें, डिज़ाइन में प्रॉब्लम थी। वहाँ पे किसी ने कंट्रोल लॉट्स को बाहर निकाल दिया था। सिर्फ 4 सेकंड लगे थे, 4 सेकंड में रिएक्शन 1% नॉर्मल से 100 गुना, नॉर्मल से 100 गुना ज़्यादा हो गई थी खाली 4 सेकंड में। तीसरा इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का है, इसका क्लोज लूप डिज़ाइन। जैसे हमने बोला था कि भाई 3 अलग अलग लूप हैं, तीनों लूप्स में पानी बहता है, लेकिन पानी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। ये वाला पानी फॉर एग्जाम्पल वो अपने इस लूप में ही बह जा रहा है। गलती से अगर कहीं से इसमें कंटामिनेशन हो जाता है, इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल आ जाता है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल इस लूप में ही रहेगा, वो इससे बाहर नहीं आएगा। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि भाई इतनी ज़्यादा मात्रा में आपको प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर मिलते हैं। और हम जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था 70% से भी ज़्यादा जो रिएक्टर हैं दुनिया में आज, वो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर वो वाला डिज़ाइन यूज़ करते हैं। और ये सेफ्टी फीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है उसका। और चौथा इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर होता है कंटेनमेंट स्ट्रक्चर का। यहाँ पर हमने दिखाया नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में आपका कोर हो गया, आपका स्टीम जनरेटर हो गया, ये एक बहुत भारी भरकम बिल्डिंग उसके अंदर आप रखते हो।
जिसको आप कंटेनमेंट स्ट्रक्चर बनते हो, बना किससे होता है? सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, लेड, वैसे हैवी मटेरियल टाइप से बना होता है। वो हमारा आखिरी उम्मीद होती है कि भाई सब कुछ फेल हो गया तो उम्मीद होती है कि भाई वो रोक लेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोजन हो गया, यहाँ से सारा का सारा रेडियोएक्टिव मटेरियल जो है वो बाहर आ रहा है, तो उम्मीद होती है कि भाई वो जो स्ट्रक्चर है वो रोक लेगा, उसको अंदर ही रखेगा, बाहर नहीं जाने देगा। फॉर एग्जाम्पल चेरनोबिल में ऐसा कोई कंटेनमेंट स्ट्रक्चर नहीं था। जब एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, तो सारा का सारा माल एनवायरमेंट में जो खतरनाक वाला रेडियो एक्टिव मटेरियल था, आपके पास प्लूटोनियम हो गया, आयोडीन हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, सीजियम हो गया, सारा का सारा जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था एनवायरमेंट में चला गया था। तो ये कहानी थी दुनिया में जो सबसे पॉपुलर, सबसे मनपसंद, सबसे पसंदीदा न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइन है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। अराउंड 70-75% जो रिएक्टर हैं आज के डेट में वो इस तरह के रिएक्टर हैं। आप देखते हैं कि बच्चों इंडिया में, देश में किस तरह के रिएक्टर यूज़ हो रहे हैं। तो अब देश में जो रिएक्टर हैं वो एक कनाडा के डिज़ाइन पे बेस्ड हैं। शुरू कनाडा में होता है, लेकिन बाद में देश में भी बनाना चालू कर दिया। सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? कैंडो सिस्टम बोलते हैं। कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम है ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर ही, लेकिन फ़र्क यह है कि भाई जो मॉडरेटर है पानी की जगह हैवी वाटर यूज़ करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। हैवी वाटर मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है D2, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, वो यहाँ पे मॉडरेटर यूज़ होता है। तो अब हैवी वाटर को मॉडरेटर यूज़ करने के साथ साथ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट खूबी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट खूबी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में होती है कि भाई जो फ्यूल में यूरेनियम यूज़ होता है वो नेचुरल यूरेनियम यूज़ होता है। नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 जो चाहिए अपने को फिशन के लिए, उसकी मात्रा बहुत कम होती है, अराउंड 0.7% होती है। बाकी जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है उसमें यूरेनियम यूज़ होता है, उसमें इनरिच्ड यूरेनियम होता है, उसमें यूरेनियम 235 की मात्रा 3 से 5% होती है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल यूरेनियम यूज़ कर रहे हैं जिसमें यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत कम है, 0.7% है। तो अब सवाल है कि ऐसा क्यों करते हैं? अगर हमारे पास एक अच्छा खासा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का डिज़ाइन है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्यों चाहिए अपने को? तो आंसर है उसका कॉस्ट, पैसा और सहूलियत। तो लास्ट में हम लोगों ने यूरेनियम एनरिचमेंट पर डिटेल में बात किया था। हमने देखा था कि भाई अगर आपको यूरेनियम 235 की मात्रा इंक्रीज़ करनी है तो वो आसान काम नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब वो बम बना रहे थे तो जिस फैसिलिटी में एनरिचमेंट हो रहा था, यूरेनियम की मात्रा इंक्रीज कर रहे थे, वो फैसिलिटी को बनाने के लिए 20-25 हज़ार लोग लगे थे। तो आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और ऑब्वियसली आपको टेक्नोलॉजी भी ऐसी चाहिए, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए। तो अगर किसी तरह से आप नेचुरल यूरेनियम, जिसमें बहुत कम मात्रा में यूरेनियम 235 है, अगर आप उससे काम चला सकते हो तो आप चलाओगे। तो अगर आप नेचुरल यूरेनियम यूज़ करें तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप खाली नेचुरल यूरेनियम यूज़ करें जिसमें यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत कम है, तो आपको जो मॉडरेटर है वो इफेक्टिव मॉडरेटर चाहिए। तो पानी से ज़्यादा इफेक्टिव मॉडरेटर चाहिए आपको, और हैवी वाटर जो है वो इफेक्टिव मॉडरेटर है। लेकिन पानी आपको सस्ता मिलेगा, हैवी वाटर आपको महंगा मिलेगा। तो यहाँ पे आप कॉस्ट बचा रहे हो, यहाँ पे कॉस्ट आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये एक ट्रेड ऑफ है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या है, क्या चाहते हो, कितना पैसा है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के। तो ये कहानी थी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स की एफिशिएंसी को देखने वाले हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई न्यूक्लियर चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए इस न्यूक्लियर प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस को आप सीक्रेट में देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।